हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम हमने किया था क्रांतिकारियों तक। हमने जोसेफ मैथनी के बारे में पढ़ा। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा क्रांतियों का दौर, कि क्रांतियों का दौर कौन सा था, कैसे हुआ। हम बात कर रहे हैं अब क्रांतियों का दौर। क्रांतियों का दौर। अब क्या हुआ, जैसे ही नेपोलियन हारा उसके बाद से रूढ़िवादी जो ताकतें थी, जो पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोग थे, उनका वर्चस्व और फैलने लगा। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्था ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, वैसे ही क्या हुआ कि यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवादी को क्रांति के रूप में जोड़कर देखा जाने लगा। अब देखो यहाँ पर जो ये जर्मनी था, इटली था, ऑटोमन साम्राज्य के जो सूबे थे और आयरलैंड थे, इनमें ऐसा ही कुछ हो रहा था। यहाँ पर क्या फैल गया था, रूढ़िवादी ताकतें अपनी सबसे ज्यादा ताकत दिखा रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे रूढ़िवाद और ज्यादा फैल गया, तो यहाँ के जो लोग थे वो भड़क गए और इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रवाद को किससे जोड़कर देखना जाने लगा, क्रांति से। इन्होंने क्या किया, राष्ट्रवाद को किससे जोड़ा, क्रांति से। राष्ट्रवाद को किससे जोड़ दिया, इन्होंने क्रांति से जोड़ दिया। अब इन्होंने क्रांति से जोड़ा, फिर उसके बाद ये जो क्रांति थी इसमें कौन से सबसे ज्यादा प्रमुख लोग थे, इसमें जो थे सबसे ज्यादा मध्य वर्गीय लोग। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो निभाई वो मध्य वर्गीय लोगों ने निभाई। अब मध्य वर्गीय कौन कौन से थे, चाहे वो प्रोफेसर था, स्कूली अध्यापक था, वाणिज्य व्यापार में लगे हुए मध्य वर्ग के लोग थे। अब इसी में फिर क्या हुआ, हम बात करते हैं, थोड़ा यहाँ पे चलते हैं। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 1830 की जुलाई की क्रांति के क्या कारण थे। वहां पर आपको बताना क्या है, 2 नंबर का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर क्या था, बोर्बो राजा था। 1815 के बाद क्या हुआ कि जो रूढ़िवादी प्रतिक्रिया थी दोबारा से बहाल की, दोबारा से उनको लाया गया। क्योंकि 1804 में हमने देखा नेपोलियन आया, नेपोलियन ने फ्रांस में जो मानव के अधिकार थे, मध्य वर्गीय लोगों के अधिकार थे, उसके बारे में बताया। तो अब इसको दोबारा से फिर से बहाल किया गया। परंतु हुआ क्या, जो यहाँ पे उदारवादी लोग थे, जो यहाँ पर उदारवादी लोग थे, इन्होंने क्या किया, इस बोर्बो वंश को सत्ता से ही उखाड़ फेंका। अब सत्ता से हटा दिया। सत्ता से हटाने के बाद क्या हुआ, यहां पर लुई फिलिप एक व्यक्ति था, लुई फिलिप, उसको क्या किया, फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया, लुई फिलिप को। यहीं पर देखो अब एक बेटा वर्ड आ गया, संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा करते हैं चर्चा। संवैधानिक क्या है, राजतंत्र क्या है। हमने पिछले जो टॉपिक थे उसमें हमने कुछ ऐसे ही शब्दों के बारे में पढ़ा, रूढ़िवाद क्या है, उदारवाद क्या है। तो ऐसे शब्द बेटा कई बार 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये देखते हैं थोड़ा, क्या था संवैधानिक, संवैधानिक राजतंत्र। अब देखो यहाँ पे जो इसकी स्थापना हुई संवैधानिक राजतंत्र की, लुई फिलिप को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। अब अध्यक्ष बनाया गया और किसका, संवैधानिक राजतंत्र का। अब यहाँ कौन से उसमें था, ये फ्रांस में था बेटा, बात अभी फ्रांस की ही कर रहे हैं हम। देखो अब फ्रांस में था, तो संवैधानिक यानी कि संविधान से संबंधित, यानी कि संवैधानिक का मतलब क्या है बेटा, संविधान से संबंधित, संविधान से संबंधित। और राजतंत्र का मतलब राजा का शासन। यानी कि यहां पर बात संविधान की भी की जाएगी, राजा के शासन की भी की जाएगी। यानी कि यहाँ लोगों के अधिकार भी होंगे और राजा के भी अधिकार होंगे।
तो इसलिए नाम दिया गया ये संवैधानिक राजतंत्र। अब उसके बाद क्या हुआ कि जुलाई क्रांति से क्या हुआ, जो ब्रसेल्स था, यहाँ पे एक स्थान है ब्रसेल्स, इसमें भी क्रांति भड़क गई। देखो, एक क्षेत्र में क्रांति हो रही है तो दूसरा क्षेत्र तो देखेगा कि वहां पे भी संवैधानिक राजतंत्र बन गया है, तो यहाँ पे क्यों नहीं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, ब्रसेल्स में भी विद्रोह फैल गया, और इससे इसका परिणाम ऐसा हुआ कि जो यूनाइटेड किंगडम है ऑफ द नीदरलैंड था, यहाँ पर ये ब्रसेल्स से लगता था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। अब ब्रसेल्स जो पहले इसका हिस्सा था वो क्या हो गया, अब इससे अलग हो गया। यानी कि देख सकते हैं ना कि फ्रांस में जुलाई की क्रांति हुई 1830 में, उसके क्या कारण रहे कि यहाँ पे एक जो क्षेत्र था ब्रसेल्स, वो अपने क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। अब यहीं पर फिर एक और है, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। कई बार पूछा जाता है बेटा, देखो अब की बार जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ है आरबीएससी का, उसमें पूछा गया है इटली का एकीकरण और वीना सम्मेलन पहले चैप्टर में से। तो क्या पता अगली साल यूनान का स्वतंत्रता संग्राम पूछा जाए, या फिर पूछ सकते हैं जर्मन का एकीकरण। तो थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, जर्मन का एकीकरण क्या था और इटली का एकीकरण क्या था। तो यहाँ पे एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। एक ऐसी घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्र भावनाओं का संचार किया। अब बात करें हम यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान का स्वतंत्रता, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अब ये भी क्या था, यूनान पहले ओटोमन का एक हिस्सा है। बात करें हम क्या है, ओटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा है। अब क्या हुआ यहाँ पर, 15वीं सदी में ये क्या था, ओटोमन राज्य का हिस्सा था, ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। अब यहाँ पर 1821 से ही क्या हुआ, राष्ट्रवाद को लेकर क्रांति की भावना लोगों के मन में फैल गई। अब इनका जो साथ दिया वो पश्चिम यूरोप में रहने वाले लोगों ने, पश्चिम यूरोप में रहने वाले लोगों ने, लोगों ने साथ दिया। अब क्या हुआ कि पश्चिम यूरोप में जो लोग रहते थे इन्होंने इनका साथ दिया। अब इनका क्या मानना था कि जो यूनान की सभ्यता है वो सबसे अच्छी है। आज भी अगर बात करें हम यूरोप की सभ्यताओं में, तो यूनान है एक देश, उसकी सभ्यता को सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे बात करें अच्छी सभ्यता की, मिस्र की सभ्यता को प्राचीन और सर्वोत्तम माना गया है, और उसके बाद किसकी, यूनान की। तो इन्होंने बताया कि जो यूनान की क्या है सभ्यता है उसकी प्रशंसा की है। उसके बाद क्या हुआ, आखिरकार 1832 में एक संधि हुई जिसका नाम था कुस्तुनतीनिया। क्या नाम था, कुस्तुनतूनिया।
इस संधि से क्या हुआ, यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यूनान क्या बन गया, स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, कब बना, 1832। कब बना बेटा, 1832 में। अब बात करते हैं हम रूमानी कल्पना की। रूमानी कल्पना क्या है, थोड़ा देखते हैं रूमानी कल्पना क्या है। तो अब देखो जो रूमानी है, रूमानी कल्पना, थोड़ा इससे समझते हैं कि रूमानी कल्पना क्या है। तो बेटा इससे समझते हैं थोड़ा रूमानी कल्पना क्या है। रूमानी, आपको ये रूमानी कुछ एक ऐसे देश से संबंधित लग रहा है जिसको रोम जैसा कुछ कहा जाता है? तो बेटा आप सही हो, ये रोम के निवासी, किसके निवासी हैं, रोम के लोगों को रूमानी कहा जाता है। कल्पना आपको पता ही है क्या कल्पना है, कि कल्पना का मतलब क्या है। तो जो रोम के लोग थे, इनका जो मानना था कि संस्कृति भी क्या कर सकती है, राष्ट्रवाद में प्रमुख भूमिका निभाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है संस्कृति किस तरह राष्ट्रवाद में भूमिका निभाती है, तो इन्हीं का उदाहरण हम देंगे। इन्होंने क्या बताया, कैसे बताया। इनका जो मानना था कि किसी भी क्षेत्र की संस्कृति, कला, लोकगीत, भाषा, ठीक है, और वेशभूषा, ये सब किसमें आ जाते हैं, संस्कृति में। किसमें आ जाते हैं, संस्कृति में। खान पान, रहन सहन, कैसे रहते हैं, ये सब किसमें आ जाते हैं, संस्कृति में। तो यानी कि जो ये सब चीजें हैं, ये भी क्या, राष्ट्रवाद में भूमिका निभाते हैं। इसमें भूमिका निभाते हैं बेटा, राष्ट्रवाद में भूमिका, राष्ट्रवाद में भूमिका निभाते हैं। अब राष्ट्रवाद में किस तरह भूमिका निभाएंगे, समझते हैं। इन्होंने एक उदाहरण से बताया। इन्होंने कहा कि जो संस्कृति है वही सब कुछ है। संस्कृति को इन्होंने क्या बताया कि संस्कृति क्या है, सब कुछ है। इन्होंने क्या बताया बेटा, संस्कृति ही सब कुछ है। इन्होंने क्या किया, अपने तर्क वितर्क दिए और उससे क्या किया, जो विज्ञान का महिमा मंडन था उनका विरोध किया। विज्ञान का महिमा मंडन का मतलब है बेटा कि विज्ञान की इन्होंने क्या किया, उसकी आलोचना की, विज्ञान की आलोचना की। अब यहीं पर एक आया प्रसिद्ध व्यक्ति जिसका नाम था योहान गोटफ्रीड। अब उसने बताया कि जो लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना है वो किससे है, उसकी जर्मनी से, उसकी संस्कृति से है। वहां पे जर्मन लोगों के लिए बताया ना इसने कि जर्मन जो सच्ची जर्मनी संस्कृति है उसके आम लोगों में निहित थी, आम लोगों में बंटी हुई थी। ठीक है, राष्ट्र की सच्ची आत्मा किसमें है, लोकगीतों, जन काव्य, लोक नृत्यों से प्रकट होती है। और इन सबको इकट्ठा करके क्या किया जा सकता है, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कर सकते हैं। अब देखो इन्होंने ये सब बताया। अब इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित इन्होंने एक उदाहरण दिया पोलैंड का। पोलैंड का उदाहरण से बात करते हैं बेटा। पोलैंड का उदाहरण कैसे दिया, पोलैंड का उदाहरण दिया बेटा इन्होंने। ये कहां गया अपना पोलैंड, ये रहा। ठीक है, अब पोलैंड का उदाहरण दिया। पोलैंड क्या हुआ
कि रूस ने क्या किया, यहां पर कब्जा कर लिया पोलैंड पर। किस पर कब्जा किया बेटा, पोलैंड पर। पोलैंड पर कब्जा किया और यहां पर क्या किया, जो रूस की भाषा थी, रूसी भाषा, रूस की भाषा कौन सी है बेटा, रूसी भाषा। अब इस रूसी भाषा को लादना चाहा किस पर, पोलैंड के लोगों पर, जो कि पोलिश भाषा बोलते थे। पोलैंड की मातृभाषा कौन सी है बेटा, पोलिश, और रूस की रूसी, जैसे भारत की हिंदी है ना। अब देखो इन्होंने क्या किया, पोलैंड के जो नागरिक थे, जो लोग थे, आम लोग थे, उन पर पोलिश भाषा को लादना, रूसी भाषा को लादना चाहा। इन्होंने क्या किया, स्कूलों में, कॉलेज में, यहां तक कि गांव शहरों में इस पोलिश भाषा पर बैन कर दिया, रोक लगा दी कि कोई भी व्यक्ति पोलिश भाषा नहीं बोलेगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो क्या होगा, उसको साइबेरिया की जो सबसे ज्यादा ठंडी जेलें थी, साइबेरिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है, ठंड पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है हमेशा, -50 डिग्री, -60 डिग्री, -80 डिग्री, तो वहां पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, जिससे लोग वहां पे मर जाते थे। इससे लोगों ने डर कर क्या हुआ, कुछ लोगों ने तो इस भाषा को अपना भी लिया, पर जो यहाँ के क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि इनकी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हुई। अब इनकी भाषा को छेड़ना मतलब इनकी पूरी संस्कृति को छेड़ना था। अब देखो मान के चलो, जब आप की संस्कृति को, आपसे बोला जाए कि आपको हिंदी नहीं पढ़नी है, इंग्लिश नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है, फ्रेंच भाषा सीखनी है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे, विरोध करोगे ना, प्रदर्शन करोगे ना, या नहीं करोगे, या ऐसे थोड़ी बैठ सकते हैं कि फ्रेंच हमको आती नहीं और फ्रेंच हमको सीखनी ही है। तो इसलिए क्या किया, अब जब आप प्रदर्शन कर सकते हो, आप विरोध कर सकते हो, तो ये लोग क्यों नहीं, बताओ। तो इन लोगों ने भी ऐसा किया। इन लोगों ने क्या किया, रूस के जो लोग थे, जो रूसी जो सत्ता में था उस समय, उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ बगावत की और अपनी भाषा के लिए इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया, अपनी भाषा के लिए क्रांति की, और जिसका परिणाम ये हुआ कि यहां पर जो पोलैंड के लोकगीत थे वो गाए गए, पोलैंड के जो लोकगीत थे वो गाए गए, यहाँ पे उनकी भाषा दिखाई गई, उनकी संस्कृति दिखाई गई, और इससे क्या हुआ, आखिरकार पोलिश जो भाषा थी, पोलिश जो भाषा थी वो प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। इस तरह देख सकते हैं ना कि संस्कृति को छेड़ना भी कितना हानिकारक है, कि अगर कोई संस्कृति को छेड़ेगा तो उससे भी क्या होगा, क्रांति फैल सकती है, विद्रोह फैल सकता है। उसके बाद है बेटा भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। अब देखो उस समय क्या हुआ, 1830 का दशक था, ये बहुत सारी कठिनाइयां लेकर आया यूरोप में, भूखमरी फैली, क्योंकि क्या हुआ कि जो गांव के लोग थे वो काम करने के लिए शहरों में जाने लगे। अब शहरों में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, काम कम मिलने लग गया, इससे लोगों को काम कम मिलता था, वो कहीं आसपास पड़े रहते थे, कभी कहीं पर कभी कहीं पर, खाने पीने की ठीक से व्यवस्था नहीं थी। तो ये कठिनाइयों का ही समय है ना, भूख का ही समय है ना ये, और इससे फिर लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। इसी के बारे में हम, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा उदाहरण है कृषक विद्रोह। यहीं पर है एक कृषक विद्रोह, 1848 में हुआ, फ्रांस में हुआ बेटा। कहां पे हुआ, फ्रांस में हुआ कृषक विद्रोह, कृषक विद्रोह 1848 में हुआ। अब यहां पे कृषक जो विद्रोह हुआ वो कैसे हुआ, जो यहाँ के लोग थे भूखमरी से मर रहे थे, भूखमरी से मर रहे थे, खाने पीने की कमी थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, लोग सड़कों पर उतर आए, सड़कों पर उतर आए,
और जगह जगह क्या किया, विरोध किया, अवरोध पैदा किए। इससे क्या हुआ, जो यहाँ का शासक था लुई फिलिप, हमने पढ़ा था ना लुई फिलिप कौन था, देखो बेटा दोबारा आ गया ना लुई फिलिप घूम फिर कर। लुई फिलिप कौन था, फ्रांस का जो संवैधानिक राजतंत्र बना उसका अध्यक्ष था। लुई फिलिप को अपना शासन छोड़कर भागना पड़ा, को अपना शासन या अपनी राजगद्दी, राजगद्दी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद क्या हुआ, फिर यहां पर जो वहां की राष्ट्र सभा थी वो इकट्ठा हुए और इन्होंने गणतंत्र की घोषणा की। गणतंत्र का मतलब ही क्या है, लोकतंत्र है बेटा। गणतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र की स्थापना की और यहां पर अधिकार दिया कि जो व्यक्ति 21 वर्ष से ऊपर होगा, जो व्यक्ति 21 वर्ष से ऊपर होगा, 21 वर्ष से ऊपर होगा, उसको क्या होगा, काम का अधिकार होगा, काम मिलेगा और साथ ही वोट डालने का अधिकार। और 21 वर्ष से कौन होने चाहिए, सिर्फ पुरुष होने चाहिए। इस तरह देख सकते हैं ना हम यहाँ पर महिलाओं के साथ भी भेदभाव हो रहा है। देख सकते हैं ना अब कि महिलाओं के साथ यूरोप में जो राष्ट्रवाद का यूरोप में राष्ट्रवाद हो रहा है 18वीं सदी में, उस समय भी महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। हम भारत में भी पढ़ेंगे महिलाओं के साथ भेदभाव। फिर उसके बाद यहीं पर एक छोटा सा क्षेत्र है सिलेशिया, यहां पर भी क्या हुआ, बुनकरों ने ठेकेदार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। अब क्यों किया, क्योंकि क्या करते थे, वो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे। जो बुनकर थे उनको कच्चा माल देते थे ये ठेकेदार, और इनसे तैयार कपड़ा ले लेते थे, तैयार माल, तैयार माल। और जो कच्चा माल था वो तो इनको ज्यादा कीमत में दिया जाता था और ये इनसे कम कीमत में खरीदा जाता था, कम कीमत में खरीदा जाता था। इससे क्या हो गया, लोग भड़क गए और इन्होंने क्या किया, सिलीसिया में विद्रोह शुरू कर दिया ठेकेदार के खिलाफ। और इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारे ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। अब विद्रोह शुरू किया तो इन्होंने क्या किया, एक ठेकेदार था वो उसकी कोठी पर ये जो विद्रोही लोग थे, जो बुनकर थे, वो वहां पे पहुंच गए, उसके घर को तोड़ फोड़ दिया। वो वहां से अपनी जान छुड़ा बचाकर भाग गया और एक गांव में जाकर छिपना चाहा, पर वहां पे भी उसको शरण नहीं दी। फिर आखिरकार वो फौज की सेना के पास, जो फौज थी वहां की सेना थी, वहां पर जाके उनसे मिल गया और बुनकरों और जो सेना थी उनके मध्य युद्ध हुआ, जिसमें गोलीबारी हुई और 11 बुनकर मारे गए, 11 बुनकर मारे। तो अब हम देख सकते हैं कि क्रांतियों का दौर कितना खतरनाक है, हर बार कोई ना कोई मर रहा है। उसके बाद उदारवादियों की क्रांति, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, उदारवादी कौन थे, क्या चाहते थे। अब इनकी जो मांग थी वो क्या थी, गणतंत्र की मांग थी। अब सभी इकट्ठे हुए और जैसे ही फरवरी 1848 में लुई फिलिप अपनी राजगद्दी छोड़कर भाग गया, वहां पर गणतंत्र की स्थापना हुई। अभी पढ़ा ना हमने कृषक विद्रोह में। अब क्या हुआ, यहां पर गणतंत्र की घोषणा हुई, जो बाकी क्षेत्र थे यहाँ के, ठीक है, उन्होंने भी क्या, वहां पर भी क्या हुआ, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगेरियन, इन सब में क्या हुआ, उदारवादी जो मध्य वर्ग के लोग थे उन्होंने संविधानवाद की मांग को क्या किया, राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। संविधानवाद की जो मांग है राष्ट्रीय एकीकरण से क्या किया, उसको जोड़ दिया। और आखिरकार क्या हुआ, फिर जर्मन में तो क्या हुआ बेटा, जो जर्मन क्षेत्र था यहां पर बहुत बड़ी भीड़ में लोग इकट्ठा हुए और एक फ्रैंकफर्ट शहर है जर्मन का, काफी प्रसिद्ध शहर है, सबने मिलकर क्या किया, सर्व जर्मन नेशनल असेंबली में मतदान का फैसला किया और 18 मई 1848 को निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा हुई,
जो एक सजे धजे जुलूस में वहां से निकले। और फ्रैंकफर्ट शहर की एक चर्च है सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल चर्च। यहाँ पे ये जो असेंबली थी वो हुई, ठीक है, यहाँ पे सम्मिलित हुई। अब यहाँ पर संविधानवाद की मांग हुई, राष्ट्रवाद की मांग हुई, संविधानवाद या गणतंत्र की मांग हुई। इनका कहना था कि अब जो जर्मन है एक ऐसे राष्ट्र को सौंपा जाना चाहिए जो संविधान को मानता हो, जो संविधानवाद गणतंत्र को मानता हो। अब क्या हुआ, यहां पर फिर एक अध्यक्ष था जिसका नाम था विलियम चतुर्थ, उसको अध्यक्ष, उसको राजा बनाने की घोषणा हुई। पर इसने क्या किया, रूढ़िवादी लोगों का साथ दिया और क्या किया कि जो ये गणतंत्र है इसकी मांग को अस्वीकार कर दिया। अब इससे क्या हुआ, वहां की जो सेना थी, मध्यवर्गीय लोग थे, उनके बीच विद्रोह और ज्यादा फैल गया, जिससे ये जो मांग थी वो यहीं की यहीं रह गई और जो ये असेंबली थी भंग हो गई। इसके बाद बेटा अगली क्लास में मिलते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद में महिलाओं की भूमिका। तो आज के लिए इतना ही काफी। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल।